Hello, my future doctors. This side of Biowali ma'am Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel Matrix. तो बच्चों आज हम क्लास 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको रटा नहीं जा सकता। इसमें बहुत सारी कंसेप्चुअल डेप्थ चाहिए, साथ साथ कुछ ऐसे एमसीक्यूज या क्वेश्चंस भी आते हैं जो दिमाग को हिला डालते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से समझें ताकि नीट में से आने वाला कोई भी कंसेप्ट अगर इंटर रिलेटेड है या कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमसे छूटने ना पाए। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म की विच इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? जैसे कि मैं किसी इंसान की लाइफ साइकिल की बात करूं तो लाइफ साइकिल में क्या आएगा? उसके जीने से लेकर के मरने तक की स्टेज में उसने जो कुछ भी किया दैट इज अ लाइफ साइकिल। सेल साइकिल भी वही है, जब सेल बनने से लेकर मरने तक का जो पूरा उसका जिंदगी होती है दैट इज सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में बच्चों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 steps are involved in the cell cycle and these 3 steps are cell growth, DNA replication and cell division। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें अभी एक टर्म बोला, डब्बा चाहिए हमें, डब्बा, वेट। क्या बोला मैंने तुम्हें टर्म? सेल साइकिल। फिर मैंने कहा कि एनसीईआरटी ने बोला है कि सेल साइकिल मतलब 3 स्टेजेस एंड दीज आर सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड फाइनली योर सेल डिविजन। यानी सेल पहले बड़ा होगा, अपने डीएनए को मल्टीप्लाई कराएगा और फाइनली सेल्स को मल्टीपल पार्ट्स या 2 पार्ट्स में ब्रेकअप कर देगा। ठीक है, व्हेनेवर आई यूज द टर्म सेल ग्रोथ, तो सेल ग्रोथ सिंपली होता है उसकी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्म जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ही हमारा सेल हो जाएगा। अब जो सेल की ग्रोथ होती है बच्चों, ध्यान रखना की कंसेप्ट है कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन पूरी सेल साइकिल में एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है। अगर तुमने सेल साइकिल पहले पढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता होगा वो एस फेज में होता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस एंड सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, सो व्हाट इज सेल ग्रोथ? सेल ग्रोथ implies increase in cytoplasmic content। कंटिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूअस? मैम इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया? डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज, केवल एस फेज में होता है, दैट्स व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, सेल डिवीजन तो वही है, सेल अपने आप को 2 पार्ट्स में ब्रेकअप कर लेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखते हैं कि सेल साइकिल को आगे डिटेल में कैसे इसको फर्दर क्लासेस में बांटा गया है। ठीक है, तो चलो ध्यान से समझना। देखो ऐसे समझो, तुम्हारे घर पे ना किसी की शादी होने जा रही है। ठीक है, तुम पूरी सेल साइकिल को शादी वाले कंसेप्ट से समझोगे ना तो तुम्हें अपने आप ही सारी चीज़ें एकदम माइंड में क्लिक कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे नीट में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लो घर पे किसी की शादी है, तो शादी तो हमें पता है ना कि 2-3 दिन का काम होता है, होके ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी तैयारियां महीने साल पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर शादी का मतलब है सेल का डिविजन और तैयारियों का मतलब है एक नया टर्म विच इज इंटरफेस। ठीक है, तो होगा क्या, हम इस पूरी साइकिल को 2 पार्ट्स में बांटेंगे। एक ये छोटा वाला सेगमेंट और एक ये बड़ा वाला सेगमेंट, ये शादी वाला सेगमेंट और ये शादी की तैयारियों वाला सेगमेंट। ठीक है, सो दिस सेगमेंट इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज या फिर रेस्टिंग फेज या फिर इंटर फेज। और मैंने अभी बोला कि तैयारियां ज्यादा टाइम तक चलेंगी, तो पूरे सेल साइकिल का ये बच्चों 95% टाइम ऑक्यूपाई करके रखता है। कितना परसेंट? 95%। ठीक है, तो यहां से यहां तक पूरी इंटरफेस हो जाएगी। समझ में आया?
ये नीचे वाला जो पूरा पोर्शन है दैट विल बी आवर एम फेज, यहां से लेकर यहां तक। और एम फेज के लिए एनसीईआरटी में एक लाइन यूज करी गई है, द पीरियड ऑफ एक्चुअल सेल डिविजन। समझ रहे हो मेरी बात को? सो एम फेज इज द पीरियड ऑफ एक्चुअल सेल डिविजन। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों ही फेजेस के कुछ फर्दर सब स्टेजेस होती हैं। ठीक है, एक बार उनको भी डिवाइड करते हैं। This is stages G1, this is S and this is G2। ठीक है, नीचे वाले के फर्दर सब टाइप्स है। एक ऐसे, ठीक है, इस तरीके से डिवीजन है। अब है ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई। जब शादी होती है ना, मान लो अरेंज मैरिज अगर हो रही है, तो भाई लड़के लड़की की फोटो दिखाई जाती है कि रिश्ता पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वही वाला कंसेप्ट चल रहा है, अरेंज मैरिज करा रहे हैं हम, तो जीवन स्टेज वो स्टेज है जहाँ पे फोटो दिखाई जाती है। तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है, तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि करनी है या नहीं करनी। यानी कि जब सेल G1 में होता है तो उसके पास चॉइस है कि मुझे आगे डिवाइड करना है या नहीं करना। अगर उसे डिवाइड नहीं करना, अगर शादी नहीं करनी, तो तुम स्किप कर सकते हो, वेट कर सकते हो। ठीक है, तो G1 से हम स्किप कर सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं, एक नई स्टेज में विच इज कॉल्ड एज G0 स्टेज। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि नीच में क्वेश्चन पूछा जाता है कि G0 इज एग्जिट फ्रॉम G1, S या G2, किस स्टेज से एग्जिट होती है, तो G0 इज द एग्जिट फ्रॉम द G1 स्टेज। अगर तुम करना चाहते हो तो आगे जाओगे, अगर नहीं करना चाहते सो यू विल टेक द एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। दिस इज द स्टोरी। ठीक है, एक बार तुमने हाँ कर दी, अब तुम पीछे नहीं जा सकते। यानी कि वंस यू एंटर्ड एस फेज देयर इज नो वे टू गो आउट। समझ में आया? यानी कि एस फेज इज द स्टेज ऑफ कमिटमेंट, अब पीछे नहीं जाया जा सकता। सो एस फेज के बाद फिर आगे पूरी कहानी चलती जाएगी, G1, S, G2 और ये एम फेज की 4 स्टेजेस विच इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, अब यहाँ पर ये G और S का मतलब क्या है, इनकी भी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर G का मतलब होता है बच्चों, G स्टैंड्स फॉर गैप फेज, यानी कि गैप फेज 1, गैप फेज 2 एंड S इज सिंथेसिस फेज। क्यों बोला इसको ऐसा? क्योंकि यहाँ पे चीजें बन रही हैं, यहाँ पे नया डीएनए बनता है, नए सेंट्रियोल्स बनते हैं और हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं, उस वजह से चल रहा है। ठीक है, थ्रू आउट द इंटरफेस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रिपरेशन चल रही है, शादी की तैयारियां चल रही है, तो काम तो होता रहेगा, लेकिन स्टिल इट इज अ रेस्टिंग फेज, क्योंकि जो एक्चुअल इवेंट हम चाहते हैं डिवाइड होने का वो नहीं हो रहा। तो इसके दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन क्यों है ऐसे वो तुम्हें समझ में आएगा। बिकॉज प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन बट द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, दैट्स व्हाई इट इज प्रिपरेटरी एज वेल एज रेस्टिंग फेज एट द इक्वल टाइम। ठीक है, साइमल्टेनियसली बोथ। अब G1 के फेज में क्या हो रहा होता है, G1 में सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब इसमें जोर शोर से केमिकल रिएक्शंस चल रही होंगी, जोर शोर से प्रोटीन बन रहा होगा, अमीनो एसिड बन रहा होगा, ग्लूकोज बन रहा होगा, जो कुछ भी सेल को चाहिए सारी चीजें बन रही होंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जाना है आगे। ठीक है, एस फेज सिंथेसिस हो रहा है, किस किस की, ये 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान रखना है। क्या क्या? एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन, दूसरा हिस्टोन का फॉर्मेशन। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि व्हाट इज हिस्टोन, अभी बताऊंगी। और तीसरा सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। देखो, डीएनए
2.2 मीटर्स का एक लंबा थ्रेड है जो हमारे माइक्रोमीटर्स के सेल्स में ऑक्यूपाइड रहता है। तो उस इतने बड़े धागे को कंडेंस किया जाता है, उसको लपेटा जाता है एक प्रोटीन के ऊपर ताकि वो क्रोमोसोम की फॉर्म एक्वायर कर ले, एंड दैट प्रोटीन इज योर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो वो प्रोटीन भी यहाँ पे बनता है। इसके अलावा सेंट्रियोल्स बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो वो भी डबल हो जाते हैं किस फेज में, एस फेज में। तो एस फेज से रिलेटेड 3 चीजें याद रखनी है, सब बन रहा है या फिर डुप्लीकेट हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एंड योर हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, फिर बात करें अगर G2 की, तो G2 अगेन इज योर मेटाबॉलिकली एक्टिव stage. If any dropper batch student is watching this lecture, then you have to tell me that during the cleavage sections, मतलब जब एम्ब्रियोलॉजी होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज होते हैं, तो क्लीवेज के टाइम पे सेल साइकिल की कौन सी डिविजन स्टेप को स्किप कर दिया जाता है? कौन सी स्टेज है विच इज स्किप्ड ड्यूरिंग द क्लीवेज डिविजन्स ऑफ एन एम्ब्रियो? ठीक है, बताना मुझे इसका आंसर। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक काम खत्म। अब आते हैं एक्चुअल डिवीजन। जैसे शादी को बांटा गया ना, हल्दी, मेहंदी, ये सब वो सब, ऐसे हमारा जो एक्चुअल सेल डिवीजन है उसको भी अलग अलग 4 इवेंट्स में बांटा गया है। उन 4 इवेंट्स के नाम क्या क्या है मुझे मालूम है, तुम लोगों को पता होगा। फर्स्ट इज द प्रोफेज, सेकेंड इज द मेटाफेज, थर्ड इज द, अब मैं यहां से लिख देती हूँ, एनाफेज, एंड लास्ट वन इज द टीलोफेज। ठीक है, इनको भी ऐसे लिख देते हैं, दिस इज मेटाफेज एंड इट इज प्रोफेज। बोलो, समझ में आई सेल साइकिल? ठीक है, अगर 95% टाइम इंटरफेस का है तो केवल 5% टाइम हमारी एम फेज के पास है। ठीक, अब जब सेल डिवाइड करेगा बच्चों, तो सेल में 2 चीजें हैं डिवाइड करने के लिए, एक उसका साइटोप्लाज्म और एक उसका न्यूक्लियस। तो दोनों ही चीजें डिवाइड करती है, यानी कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं और न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मेरी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, क्या सारे ही सेल्स एक साथ डिवाइड करना शुरू करते हैं और एक ही पेस पे डिवाइड करके एक ही टाइम पे स्टॉप करते हैं, या सबका अलग अलग डिवीजन रेट होता है? तो द आंसर इज, एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज with organisms as well as from cell type to cell type। यानी एक इंसान की बॉडी में भी अलग अलग जगह के सेल्स में सेल साइकिल की ड्यूरेशन अलग अलग होगी। ठीक है, स्किन के सेल्स अलग ड्यूरेशन से डिवाइड करेंगे, लिवर के सेल्स अलग ड्यूरेशन से डिवाइड करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन। अगर मैं बात करूं यीस्ट में, तो यीस्ट में होती है बच्चों 90 मिनट्स। ठीक है, यीस्ट फंगस का मेंबर, यूनिसेलुलर फंगस, 90 मिनट्स होती है। 12th क्लास में तुम पढ़ोगे इकोलाई, इसमें होती है 20 मिनट्स। और एक ह्यूमन के एवरेज सेल की बात करें तो ह्यूमन में इट इज 24 आवर्स, इस तरीके से चलता है। ठीक है, 23 से 24 आवर्स की ड्यूरेशन चलती है। ठीक है, समझ में आया? चलो इसके आगे बात कर रहे थे हम 2 टर्म्स की। एक काम करते हैं, हम है ना पहले इंटरफेस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंटरफेस में ना एस फेस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, 2N2C, 4N4C, वो सारी चीज़ें। बाकी सारी चीज़ें तो सेम हैं, G1 में मेटाबॉलिकल एक्टिविटी होगी, G2 में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन किस में होता है, तो अलग अलग जगह पे कहीं इसका आंसर G1 देते हैं, कहीं इसका आंसर G2 देते हैं, लेकिन PYQs अगर उठा के देखोगे सो आंसर इज G2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी एक चीज़ लिख देती हूँ, मैक्सिमम organelle duplication occurs in
G2 स्टेज में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलो हमें डिस्कस करना है डिटेल में एस फेज को, बिकॉज कुछ और जरूरी हो या ना हो लेकिन एस फेज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। टू एन टू सी या एन और सी का मतलब समझ लो। जब भी तुम्हें एनसीईआरटी में दिखाई दे जाए वर्ड एन और सी, तो ये लिखा होता है डीएनए कंटेंट और ये लिखा होता है क्रोमोसोम कंटेंट, या फिर लिख लो प्लॉइडी, प्लॉइडी लिख लेते हैं, वो ज्यादा सही टर्म है। प्लॉइडी, प्लॉइडी मतलब इंसान हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता है ना, हैप्लॉइड वो होते हैं जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब पेयर्स में क्रोमोसोम्स नहीं होते, एंड डिप्लॉइड जिनके पास पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं। लाइक 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज अ डिप्लॉइड, बट 23 क्रोमोसोम्स इज अ हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। सी डीएनए कंटेंट है, और डीएनए कंटेंट को हम मेजर कर सकते हैं बाय काउंटिंग द क्रोमैटिड आर्म्स, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमैटिड आर्म्स। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हारे सामने कुछ, ये अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। अब इन सेल्स में क्रोमोसोम बन रहे हैं, और क्या कर सकते हो, ऐसा बना लो। एक क्रोमोसोम पेयर के साथ हम कर रहे हैं काम, तो पहले तो मुझे बताओ एन कितना है, इनकी प्लॉइडी कितनी है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ये वाला सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, सोचो, टेक योर टाइम, और चारों सेल्स के बारे में सोच के बताओ। इसमें एक ही क्रोमोसोम है सिंगल, तो ये एन है, यहाँ पे 2 है तो ये 2n है यानी कि डिप्लॉइड, ये 2 है यानी कि 2n, और ये सिंगल है यानी कि n, ठीक है। पहले हमें प्लॉइडी समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि डीएनए कितना है। देखो बच्चों, क्रोमोसोम के एक आर्म को बनाने के लिए हम मान के चल रहे हैं कि एक डीएनए हमें रिक्वायर पड़ रहा है, यानी कि C इज इक्वल्स टू डीएनए कंटेंट इज इक्वल्स टू क्रोमैटिड आर्म्स। तो यहाँ पर क्रोमैटिड आर्म्स कितनी है, 2, तो डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा 2C, 2C। यहाँ पर 1 2 3 4 2n 4C, यहाँ पर 2n 2C, ठीक है, टोटल, और यहाँ पे n और C, हम टोटल कंटेंट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल प्लॉइडी n है, टोटल डीएनए कंटेंट 2C है एक क्रोमोसोम का। यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम की बात चले तो टोटल 2n इसकी प्लॉइडी है, और यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हैं, मतलब डीएनए कंटेंट कितना है 4C। अगर एक क्रोमोसोम की बात तुम्हें जाननी है तो एक क्रोमोसोम को लेकर तुम प्लॉइडी नहीं बताओगे क्योंकि पेयर में है, लेकिन डीएनए कंटेंट बता सकते हो, फिर 2C हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल सिंगल है, अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, तो ये 2n, ये 2C, और ये n और ये C। इतना समझ। ये भी डाउट होगा कि मैम कोई तो क्रोमोसोम ऐसे बना लेता है और कभी कभी तुम देखोगे कि क्रोमोसोम ऐसे बना हुआ है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो, वन क्रोमोसोम कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय दिस डायग्राम और बाय दिस डायग्राम। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है, दिस वन एंड दिस वन, सो फर्स्ट क्रोमोसोम इज unreplicated one and second chromosome is replicated one, ठीक है। इतना समझ में आया, अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। अब देखते हैं कि एस फेज में होता क्या है, इसको करते हैं साइड, हम एस फेज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एस फेज में मान लो मैं एक सेल लेके चल रही हूँ, ठीक है। इस सेल में एक ऐसे है और एक ऐसे है, यानी कि इसका प्लॉइडी कितनी हो जाएगी 2n, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स पेयर में, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा 2C, ठीक है। यानी कि ये क्रोमोसोम कैसा है अभी, अनरेप्लिकेटेड, ठीक है।
अब जब ये एंटर करेगा G1 एस फेज में, एंटर्स एस फेज, ठीक है। तो एस फेज में एंटर करने के बाद इसमें क्या चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस कुछ ऐसे आएंगे। एक ये आर्म तो ऐसे हो गई, ये आर्म भी ऐसे हो गई, और यहाँ पे एक नई आर्म बनेगी इसी के रेप्लिकेशन से, ऐसे, ठीक है। मुझे पता है बहुत से बच्चों को तो यही नहीं समझ में आता कि क्रोमैटिड अगर मुझे देखनी है तो वो मैं क्रोमैटिड ये ऐसे ऐसे देखूं लॉन्गिट्यूडनली, या ऐसे देखूं ये क्रोमैटिड है या ये क्रोमैटिड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अलग अलग कलर से दिखाया है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। एक येलो कलर की क्रोमैटिड और जो ऑरेंज वाली है क्रोमैटिड, सिंपल लंबी वर्टिकल जो सेक्शन है वो रेप्लिकेशन से बनी है। अब यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं, यहाँ पर प्लॉइडी स्टिल क्या है, 2n डिप्लॉइड है, लेकिन क्रोमोसोम कंटेंट 1c 2c 3c 4c, यानी कि 4c, और क्रोमोसोम कैसा हो गया, रेप्लिकेटेड। इसीलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि एस फेज के टाइम पे, मैं इसको सेपरेट पेज पे लिख देती हूँ, ड्यूरिंग S phase, DNA content doubles, but chromosomal content remains सेम। DNA कंटेंट डबल हो जाता है, क्रोमोसोम कंटेंट सेम होता है, यानी कि 2c विल बिकम 4c, डबल हो जाएगा, लेकिन 2n विल रिमेन 2n, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा यहाँ था 2n से भी 2n ही बना, लेकिन 2c से वो 4c हो गया बिकॉज ऑफ रेप्लिकेशन। तो तुम्हें ये एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग लाइन समझ में आई है ना, ठीक है। तो एस फेज सबसे ज्यादा जरूरी होती है पूरी इंटरफेस में, और सारी तो रटी रटी बातें होती है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, बात करते हैं जी नॉट फेज की। जी नॉट फेज मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर तुम्हें नहीं करनी है, पसंद नहीं आया तो तुम एग्जिट कर सकते हो। तो पूछा जाता है कि जी नॉट पॉज है, एग्जिट है, या क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी नॉट पहले रीसेंट स्टेज एंड इट इज एग्जिट है ये सेल साइकिल से। अगर कोई इंसान मतलब शादी करने से अगर मना कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो करना नहीं चाहता, अभी सही टाइम नहीं लगा उसे, समय जब आएगा तब करेगा। यानी कि सेल अभी डिवाइड नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि कभी करेगा ही नहीं या करना ही नहीं चाहता, करेगा जब जरूरत आएगी। यानी कि सेल्स इन जी नॉट स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड अनलेस कॉल्ड टू डू सो, ठीक है। सो मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है, divides only on needful conditions, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लो, जैसे तुम्हारे स्टेम सेल्स होते हैं बॉडी में अलग अलग जगह, जैसे लिवर में स्टेम सेल होता है, अगर लिवर डैमेज हो जाएगा तो स्टेम सेल डिवाइड करके उस लिवर को रीजनरेट करेंगे। अगर स्किन में चोट लग जाए, स्किन रप्चर हो जाए कहीं से, तो नई स्किन जो आती है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल्स ऑफ द स्किन, ठीक है। तो ये वो वाले सेल है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड हो चुके होते हैं, यानी कि दे आर नॉट गोइंग टू डिवाइड फर्दर। एग्जाम्पल, योर कार्डियक मसल्स, योर न्यूरॉन्स, वो टर्मिनली डिफरेंशिएट हो चुके हैं, आप कुछ भी कर लो वो डिवाइड ही नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इंटरफेस के बारे में, एंड आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं एम फेज की। एम फेज यानी कि डिवीजन। तो पहली बात तो डिवीजन के हमें कौन से टाइप्स पढ़ने हैं, एक हमें पढ़ना है माइटोसिस, और एक क्या पढ़ना है हमको, मियोसिस, ठीक है। अब एम फेज में बच्चों 2 स्टेजेस आती है,
एक आती है कैरियोकाइनेसिस, और एक आती है साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यू विल बी अमेज्ड टू नो द हिडन इंफॉर्मेशन कि जो हम एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज वाली सब चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली में कैरियोकाइनेसिस के टाइप्स हैं। एम फेज के अंदर भी इस पर्टिकुलर वाले जो पोर्शन है उसके टाइप्स होते हैं। उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस डिवाइड स्टार्ट होता है, यानी कि टीलोफेज का एंड मार्क करता है द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिविजन, है ना, क्योंकि टीलोफेज में आते आते न्यूक्लियस के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, तो वही वाली बात है। सो कैरियोकाइनेसिस इज योर nuclear division, and cytokinesis is cytoplasmic division. ठीक है, cytokinesis occurs by 2 methods: cleavage furrow मेथड, एंड दूसरा होता है बच्चों सेल प्लेट मेथड। क्लीवेज फरो मेथड एंड सेल प्लेट मेथड। ऐसे और ऐसे, ठीक है। क्लीवेज फरो मेथड किसके अंदर होता है? इट अकर्स इन एनिमल्स, एंड सेल प्लेट मेथड अकर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में होता है ये। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम्हें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज वेरी मच डिफरेंट। एनिमल सेल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, कैसे भी तोड़ लो मरोड़ लो गुब्बारे की तरह, लेकिन प्लांट सेल्स रिजिड होते हैं, जस्ट लाइक अ सॉलिड रूम, क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है। तो उसके डिफरेंस की वजह से मेथड्स भी अलग है। और यहाँ पर तुम कैरियोकाइनेसिस में क्या ही करोगे? हाँ, बस 4 स्टेजेस हैं इसकी: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये एंड ये। चलो अब डूबते हैं चैप्टर की असली डेप्थ में, यानी कि अब स्टार्ट करते हैं अपना माइटोसिस और मियोसिस को। ठीक है, अच्छे से समझना, सारी चीज़ें आसान है, समझ में आ जाएंगी, कोई डाउट नहीं आएगा। लेट्स बिगिन द फर्स्ट in-depth topic of this chapter, which is your mitosis. माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिविजन मेथड। क्यों? क्योंकि डिविजन से पहले जो हमारी प्लॉइडी थी सेल्स की, वही प्लॉइडी डिविजन के बाद भी रहेगी। सो इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल division method. Why? Because ploidy of cells remains same before and after the division. आया समझ में? प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। यानी कि अगर तुम डिवीजन से पहले n हो तो डिवीजन के बाद भी n रहोगे, डिवीजन से पहले 2n हो तो डिवीजन के बाद भी 2n ही रहोगे। ठीक है, यानी कि once a 2n will be a 2n, once an n will be an n। तो ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करनी है सो यू हैव टू अप्लाई द माइटोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस है, एम फेज है, तो इसके वही पार्ट्स आ जाएंगे तुम्हारा। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला प्रोफेज। तो बात करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेज की, एंड द फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इसको ऐसे 4 पार्ट्स में बांट लेती हूँ। एक,
कंपैरेटिव अकाउंट हो जाएगा, है ना, इक्वल लाइन से। ठीक है, नो 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 नो, अरे नो, ठीक है, पहले प्रोफेस, फिर मेटाफेस, फिर एनाफेस और फिर टीलोफेस। ठीक है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रोफेस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है। देखो प्रोफेस में क्या होता है, ये बिगिनिंग है हर चीज़ की। यहाँ पर अभी तक तुमने क्या किया है, डीएनए को रेप्लिकेट किया है, डबल किया है, ठीक है, डीएनए का नंबर बढ़ा दिया है। यानी कि तुम्हें अब कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे भी ये डीएनए बहुत छोटे छोटी क्रोमोसोमल यूनिट्स में पैक हो जाए, क्योंकि 2.2 मीटर का डीएनए तुम्हें पैक करना है अपने सेल में, तो पैकेजिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो वो जो पैकेजिंग होती है, वो पैकेजिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे प्रोसेस में, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम कंडेंसेशन, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए कंडेंसेशन, ये सारे टर्म्स उसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोफेज में टारगेट होता है कि सारे डीएनए को हम क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। दूसरा हमारा टारगेट होता है आलतू अलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, यानी कि तुम्हारी अभी ऑर्गेनेलीज जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं उनको तुम्हें रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि अब तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकल के फ्रीली साइटोप्लाज्म में आ जाए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा प्रोफेज वाले पॉइंट को मैं एक बार डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, फिर कंपैरेटिव देख लेंगे सारे स्टेजेस का। प्रोफेज, ठीक है, एक सेल बनाते हैं, ये सेल है, ठीक है, और ये इसके अंदर का न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस टूट रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप ऐसे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, हमने सेंट्रियोल्स बनाए थे, सेंट्रियोल्स कहाँ डुप्लीकेट कराए थे हमने, एस फेज में। अब वो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे प्रोफेज में आके, तो एक सेंट्रियोल तुम्हारा चला जाएगा जैसे यहाँ, एक पेयर ये और एक पेयर ये, ऐसे। ठीक है, तो तुमने दो चीजें यहाँ पे क्या देखी, एक तो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन, ठीक है, न्यूक्लियस का एनवेलप टूट रहा है, और दूसरा सेंट्रियोल migrates at opposite poles in साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अपोजिट पोल्स पे आ चुका है तुम्हारा सेंट्रियोल, और अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, अंदर तुम्हारा ये जो डीएनए है ये अपने आप को कर रहा है कंडेंस। ठीक है, यानी कि थर्ड पॉइंट इज क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। ठीक, अब ये जो सेंट्रियोल्स बने हैं, दीज सेंट्रियोल्स रेडिएट आउट सम माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसे। ये जो एस्टर्स होते हैं, एस्ट्रल रेज होती हैं जो आगे जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाती है, दीज अराइजेस फ्रॉम दी सेंट्रियोल्स। ठीक है, क्या है ये, एस्ट्रल रेज जो क्या बनाएंगी, स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे सामने जो पूरा स्ट्रक्चर है, थिकनेस थोड़ी कम, इसको एक नाम दिया जाता है एंड इट इज कॉल्ड एज माइटोटिक स्पिंडल apparatus। दिस इज माइटोटिक स्पिंडल apparatus।
अगर ये अपैरेटस नहीं बना तो हमारा माइटोसिस आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है, तुम्हें याद होगा कि प्लांट्स के केस में सेंट्रियोल्स होता ही नहीं है, बट स्टिल प्लांट्स में डिविजन होता है, क्योंकि वहां पर जो डिविजन करने का मेथड है वो अलग ही है। एनिमल्स में भी रिक्वायर सेंट्रियोल्स, तो अगर सेंट्रियोल्स नहीं होंगे तो डिविजन नहीं होगा। एग्जाम्पल तुम्हारे ह्यूमंस के फीमेल में जो एग्स होते हैं, सेकेंडरी oocyte जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है बिकॉज इट लेक्स द सेंट्रियोल्स विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल डिविजन। तो इनको क्या कहा जाता है, माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस। तो तुमने तीन चीजें देखी, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, सेंट्रियोल माइग्रेट्स एट अपोजिट पोल्स इन साइटोप्लाज्म। क्यों माइग्रेट किए हैं, बिकॉज इट हैव टू फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस। उसके अलावा क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा, और जितनी भी ऑर्गेनेलीज मैक्सिमम डुप्लीकेशन जो अभी हुआ था हमारा G2 में, सारी चीजें गायब हो जाएंगी, क्योंकि प्रोफेज का सीधा फंडा है आलतू जलालतू आईबला को टालतू। जो भी तुम्हारे सामने दिक्कतें आ रही है सबको उड़ा डालो। क्या है दिक्कतें? दिक्कतें वो चीजें हैं जो क्रोमोसोम की जगह घेर के रखे हैं साइटोप्लाज्म में, क्योंकि जब ये न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगा तो क्रोमोसोम सारे कहाँ आने हैं, साइटोप्लाज्म में। सो दे रिक्वायर स्पेस। कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं, ये एक दो नहीं, 46 क्रोमोसोम्स। तो 46 क्रोमोसोम्स रिक्वायर्स अबंडेंट ऑफ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो और क्या होता है यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज disappears। तो ये चार की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं किसके केस में, प्रोफेज के केस में, ठीक है। एक बार देख लो क्या क्या हो रहा है। न्यूक्लियर एनवेलप टूट रही है, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे हैं, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे आ चुके हैं, इनसे एस्ट्रल रेज निकल रही है जो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस, ठीक है। चलो अब यहाँ हम बना रहे थे कंपैरेटिव अकाउंट, येलो से ऑरेंज से। एक ये और एक ये, ठीक है। इस तरीके से मान लो तुम्हारे चार सेल्स हैं जो अलग अलग स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा सेंट्रियोल आएगा सबसे पहले अपोजिट पोल्स पे, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। अभी बस चारों स्टेजेस समझ में आ जाएंगे क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारी न्यूक्लियर एनवेलप टूट रही थी, न्यूक्लियर एनवेलप ऐसे टूट रही थी, और अंदर क्या हो रहा था, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, कुछ ऐसे, ठीक है। बट स्टिल यू कैन काउंट इनके सेंट्रोमियर्स, ठीक है। सेंट्रोमियर्स तो मैं अच्छे से काउंट हो जाएंगे, और सेंट्रोमियर्स का नंबर कितना होगा, 46, क्योंकि 46 क्रोमोसोम से डिप्लॉइड के साथ तुम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें शायद दिख रहा होगा कलर, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ये प्रोफेज थी, प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आ गई, मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा, सेल्स के सारे क्रोमोसोम बिल्कुल एक बीचों बीच की इमेजिनरी लाइन पे अरेंज हो जाएंगे। तो जैसे एक क्रोमोसोम ये गया, एक क्रोमोसोम ये गया, एक ये ऐसे, ठीक है। और हर एक के बीच का सेंट्रोमियर। अब क्वेश्चन ये है कि इस लाइन पे क्रोमोसोम्स कितने आने हैं।
शुरुआत में क्रोमोसोम्स कितने थे? 46। तो 46 के 46 क्रोमोसोम्स बच्चों मेटाफेज के बीच वाली लाइन पे अरेंज हो जाते हैं। अब क्या होगा? अब होगा टग ऑफ वॉर। दो तरीके से लोग खींचने लग रहे हैं रस्सी को, ऐसे बीच में से बिल्कुल पार्टीशन करना चाहते हैं। तो बीच में क्रोमोसोम है, इधर से भी रस्सी अटैच्ड है, इधर से भी रस्सी अटैच्ड है और क्रोमोसोम को ऐसे खींच रही है। ठीक है, तो वो चीज हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, दीज स्पिंडल फाइबर्स आर getting attached with our chromosomes। ठीक है, लेकिन कहां? ठीक है, कहां? तो उसको ध्यान से समझो। यहां पे एक ये क्रोमोसोम, ठीक, इस क्रोमोसोम पे ये क्या है? सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर के दोनों साइड पे एक प्रोटीन होता है जो हम सेल चैप्टर में पढ़ते हैं। कोई बच्चा बता सकता है इस प्रोटीन का नाम क्या है? सेंट्रोमियर की लिटरल साइड्स पे प्रोटीन होता है, और यही प्रोटीन होता है जहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है क्रोमोसोम से। सो बेसिकली दीज प्रोटीन्स आर नोन एज योर, बताओ, मैं ही बता देती हूँ, चलो, दीज आर योर काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स होते हैं, ठीक है। एंड काइनेटोकोर से ही तुम्हारा अटैच हो जाता है कौन? ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर, जो उसको ऐसे पुल करता है अपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है। सो काइनेटोकोर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट किसकी? ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स की साइट ऑफ अटैचमेंट होती है काइनेटोकोर्स, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। दूसरा क्या समझ में आया? ये बीच में कितने क्रोमोसोम्स अटैच्ड है? 46 क्रोमोसोम्स इन, एक सेकेंड यहां लिखती हूँ, 46 क्रोमोसोम्स इन सिंगल लाइन। आ गया समझ में भाई? ये जो लाइन है ये असलियत में खिंची नहीं होती सेल में, ये इमेजिनरी लाइन है जिसको हम मेटाफेज या फिर इक्वेटोरियल प्लेट भी बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? क्या था? क्रोमोसोम कंडेंसेशन। दूसरा माइटोटिक स्पिंडल apparatus। तीसरा और क्या था? माइटोटिक स्पिंडल apparatus हो गया, ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप एंड अदर ऑर्गेनेलीज डिसअपियर, ठीक है। तो हमने दो स्टेजेस कवर कर ली। अब बात आती है तीसरी फेज की, विच इज एनाफेज। जो तुमने अब अटैच किया था, ऐसे जो थ्रेड अटैच किया था, दैट थ्रेड इज नाउ गोइंग टू पुल द क्रोमेटिड आर्म्स अवे, ठीक है। इस थ्रेड का नाम क्या था बच्चों? इट वॉज योर स्पिंडल फाइबर। जिन बच्चों को नहीं पता हो तो दिस इज योर स्पिंडल फाइबर। और एक क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर अटैच होने चाहिए? हाँ, 2, क्योंकि मैम सेंट्रोमियर अगर ये है तो एक काइनेटोकोर इधर होता है, एक काइनेटोकोर इधर होता है, तो दोनों तरफ से ही अटैचमेंट होगा। तो तब तक सेल आगे नहीं जाएगा डिविजन में जब तक प्रॉपरली क्रोमोसोम्स की दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच ना हो। हमारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुल है ना कि हर स्टेज को चेक किया जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत देखी जाती है तो उसको सुधारा जाता है या फिर सेल साइकिल को अबॉर्ट कर दिया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा? एक इधर से खींचोगे, इधर से खींचोगे तो क्रोमोसोम तो टूट जाएगा। अब क्रोमोसोम क्या टूट रहा है? क्रोमोसोम की क्रोमैटिड्स अपने आप को सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर फाइनली क्या होगा? ये तुम्हारे स्पिंडल फाइबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगी। तो ये सेंट्रोमियर, ठीक है, और यहां से इनके पीछे क्रोमैटिड आर्म्स अटैच्ड।
ऐसे ऐसे, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो यहाँ का होता है दैट इज क्रोमेटेड, एक सेकेंड, सेंट्रोमियर splits and chromatid arms separate। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, क्रोमेटिड की आर्म्स सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तुम मियोसिस भी पढ़ लोगे ना, मियोसिस में तो एनाफेज 1 एनाफेज 2 आएंगे, तो कंपैरेटिवली सबका पूछा जाता है कि किस किस में क्रोमेटिड की स्प्लिटिंग सेपरेशन होता है, किस किस में नहीं होता। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि क्रोमेटिड्स की स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। एनसीईआरटी में इस लाइन को ऐसे लिखा हुआ है कुछ, सेंट्रोमियर एट द लीडिंग एज एंड क्रोमेटिड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी कि आगे की तरफ जो मूव कर रहा है दैट इज द सेंट्रोमियर, क्योंकि वहीं से हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। ये सेंट्रोमियर, ये स्पिंडल फाइबर, ये अटैच्ड है, ऐसे जाएगा। और पीछे क्या आ रही है इसकी, क्रोमेटिड की आर्म्स ट्रेल बिहाइंड, पीछे की तरफ से आ रही है। समझ में आया? तो यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमेटिड आर्म्स सेपरेट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर द बिग क्वेश्चन इज, बिग क्वेश्चन, डब्बा तो बनाओ। क्रोमोसोम नंबर, यहां क्रोमोसोम नंबर 46 है, यहां क्रोमोसोम नंबर 46 है, यहां क्रोमोसोम नंबर कितना है ये सोचो और ये मुझे बताओ। मैं भी देखती हूँ मेरे बच्चे कितने होशियार, बताओ। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन एनाफेज ऑफ माइटोसिस इन ह्यूमन सेल्स? बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, एक बहुत बेसिक बात होती है। अगर तुम्हें क्रोमोसोम का नंबर काउंट करना है तो सिंपली काउंट द सेंट्रोमियर नंबर, जितनी सेंट्रोमियर हो उतने क्रोमोसोम होते हैं। अभी तक क्या था सबके पास, ऐसे टोटल तुम 46 सेंट्रोमियर काउंट कर सकते थे। अब क्या है, वो 46 सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गई है क्योंकि क्रोमेटिड सेपरेट हुई है। तो 46 तो इस पोल पे चली गई होंगी, 46 इस पोल पे चली गई होंगी। तो अब क्रोमोसोम कितने हो गए, डबल। डबल कितने, 46 के डबल, यानी कि क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 46 इंटू 2 कितना होता है, 2 6 12, 92। ध्यान देने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात, ठीक है। एक पोल पे अब 46 होंगे तो टोटल दोनों पोल्स का मिला के कितने हो जाएंगे, 92, ठीक। किस स्टेज में, एनाफेज। एनाफेज से पहले तक कितने थे, 46 क्रोमोसोम्स। तो 92 क्रोमोसोम्स समझ में आया एनाफेज में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है टीलोफेज। नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल साइकिल की कौन सी दो स्टेजेस हैं विच आर एक्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर। सो आंसर विल बी प्रोफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में सारी चीजों को गायब करना होता था, टीलोफेज में सारी चीजों को वापस लाना होता है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। सो टीलोफेज में क्या होता है, एक बार इसे भी समझते हैं। अभी क्या हुआ है, तुम्हारे क्रोमोसोम्स ऐसे पुल अप हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। तो अब क्या होगा, सेपरेट पोल्स पर तुम्हारे क्रोमोसोम्स एकदम इकट्ठे हो जाएंगे और जो चीज़ें गायब हो गई थी वो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। यानी कि स्ट्रक्चर, नज़ारा कुछ ऐसा होगा। यहाँ एक सेपरेट न्यूक्लियर एनवेलप, इसको ऐसे तुम ब्रेक समझोगे, इसको मैं कंप्लीटली बना देती हूँ। एक ये न्यूक्लियस और एक ही ये न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर इधर के क्रोमोसोम्स, यहाँ ये क्रोमोसोम्स। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात तो तुम्हें ध्यान रखनी है, जो एनसीईआरटी बोल रही है, क्रोमोसोम्स एट अपोजिट पोल्स इन daughter nuclei loses their individuality। मतलब अब तुम इन धागों को देख के बता नहीं सकते कि क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है। जैसे प्रोफेज की स्टार्टिंग में होता था ना, एकदम धागा धागा पड़ा हुआ है, ऐसे धागा धागा सब कुछ बन जाता है। अब तुम्हें डिस्क्रीट यूनिट्स की तरह नहीं दिखेगा क्रोमोसोम, डिस्क्रीट यूनिट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, ऑल organelles reforms
सब वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर हमारी सारी 4 स्टेजेस कवर अप हुई हैं। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्टेज है जहाँ पर तुम बहुत अच्छे से क्रोमोसोम्स का नंबर काउंट कर सकते हो एक सेल का। दूसरा, कौन सी स्टेज है जहाँ पर तुम क्रोमोसोम्स की शेप अच्छे से देख सकते हो, है ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को रटा हुआ होता है, शेप का और अपने नंबर्स का। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो मेटाफेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज, क्योंकि जितने 46 क्रोमोसोम्स अगर इंसान में नॉर्मली होते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स से तुम्हें यहाँ पे अच्छे से दिख जाएंगे, एक लाइन में अरेंज है, काउंटिंग करना आसान होगा। शेप की बात की जाए तो एनाफेज विल बी द मोस्ट सुटेबल स्टेज, क्योंकि जब सेपरेशन होगा तो आर्म्स, क्रोमैटिड आर्म्स बीच में आ रही हैं, साइड में आ रही हैं, कितनी लंबी लेंथ है उनकी, वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं हम एनाफेज के टाइम पे ड्यूरिंग क्रोमैटिड सेपरेशन। आया समझ में? तो इट इज़ वेरी सिंपल। चलो, अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, बारी आती है साइटोप्लाज्म के डिवीजन की, यानी कि सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस का जो तरीका है उसके एंड होने की। लेकिन सेल को पता कैसे चलेगा कि मुझे अब सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, यानी कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस का कंटेंट और साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो लगभग फिक्स्ड होता है। अगर मान लो कोई सेल है जो शुरू से ही यूनिन्यूक्लिएटेड रहना चाहता है और वो इस कंडीशन की वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड बाई न्यूक्लिएटेड बन चुका है, तो अचानक से एक नया सिग्नल ट्रिगर होगा कि भाई इसको डिवाइड करो ताकि इसके एक सेल के पास एक न्यूक्लियस आ जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है दैट अ चेंज इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स ट्रिगर्स द सेल डिविजन। ठीक है, तो मान लिया हमने वो ट्रिगर हो चुका है, तो इसके बाद आ जाएगा हमारा साइटोकाइनेसिस। दो ऑर्गेनिज्म में पढ़ना था। ठीक है, एक तो क्या पढ़ना है, क्लीवेज फरो मेथड, और दूसरा क्या पढ़ना है, सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड किस में है, प्लांट सेल्स, और क्लीवेज फरो मेथड किस में है, एनिमल्स में। ठीक है, तो क्लीवेज फरो मेथड में क्या होता है, यू शेप का डिप्रेशन बनता है जो सेंटर की तरफ ग्रो करता है, और सेल प्लेट मेथड में एक छोटी सी सेल प्लेट की प्रिकर्सर बनती है जो बाहर की तरफ ग्रो करती है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये सेल अपने आप को इलोंगेट करेगा, फिर बीच में से एक डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है इसका, साइटोप्लाज्म। टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो हमें ये समझ में आई कि इट इज अ सेंट्रीपिटल मेथड। आई थिंक सेंट्रीपीईटीएल होता है। यानी कि डिविजन इज अकरिंग टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ डिविजन होता है। ठीक है, फिर जब ये दोनों ऐसे कांस्टेंट, यहाँ पे एक रिंग बनती है इसके अराउंड, एक रिंग बनती है। ठीक है, और ये रिंग इसको ऐसे बीच में से कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, एंड दिस रिंग इज मेड अप ऑफ योर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। ठीक है, तो एनिमल सेल्स में इस तरीके से होता है। प्लांट सेल्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल्स में कुछ ऐसा होता है, ये उनका सेल, ठीक, ये उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही बीच में सेल वॉल की तरह ही एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और ये स्ट्रक्चर बाहर की तरफ ग्रो करता है, बाहर की तरफ।
ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली, कुछ लोग बोलते हैं से मिडल लैमेला, कुछ लोग बोलते हैं फ्रैग्मोब्लास्ट, कुछ लोग कुछ कुछ नाम से जानते हैं। तो एनसीईआरटी बोलती है इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिडल लैमेला। बेसिकली मिडल लैमेला है, या बोल लो सीधे सीधे सेल वॉल का प्रिकर्सर है, ठीक है। ये टुवर्ड्स द सेंटर था, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल मेथड हो जाएगा। दोनों में की डिफरेंस आता है ये। ठीक है, आया समझ में? क्या जरूरत है माइटोसिस कराने की? देखो माइटोसिस का मतलब है इक्वेशनल, जो डिवीजन से पहले था वही डिवीजन के बाद होगा। तो मान लो अगर हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ करानी है, हमारी बॉडी ले लो या प्लांट्स की बॉडी ले लो, तो वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और हमारे अंदर जो नॉर्मल टिश्यूज है उनमें डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस, बिकॉज वी डू नॉट हैव टू फॉर्म एनी गैमेट्स, इट इज अबाउट द नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, ठीक है। हाइट में इंक्रीज हो रहा है, बिट में इंक्रीज हो रहा है, वो सारी चीजें। या मान लो अगर चोट लग गई है, स्किन के सेल्स हट गए, स्किन के सेल्स को रिप्लेस करके स्किन के सेल्स ही लाने हैं, तो तुम क्या कराओगे? माइटोसिस कराओगे। बॉडी के अंदर कोई डैमेज हुआ है तो कौन सा डिवीजन कराओगे? माइटोसिस कराओगे। जहां जहां तुम्हें गैमेट्स नहीं बनाने हैं, गैमेट्स नहीं बनाने के अलावा तुम्हें जो भी डिवीजन कराना होगा दैट विल बी माइटोसिस। अगर गैमेट्स बनाना है तो उस केस में तुम्हें करना पड़ेगा मियोसिस। दिस इज द सिंपल आइडियोलॉजी है। समझ में आ गया? तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को यू जस्ट हैव टू गिव अ रीड, और तुम उनकी सारी चीज़ों को पढ़ के पहचान जाओगे, हाँ यार यहाँ पे गैमेट तो नहीं बनाना, हाँ यार यहाँ पे ये तो नहीं करना, तो यानी कि इसमें माइटोसिस होगा, ठीक है। तो थिंग्स आर दैट मच ईजियर। इसके बाद हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज मियोसिस। मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन? बिकॉज फ्लूइड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ से? बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम 2n हो तो डिवीजन के बाद n बन जाओगे, अगर n हो तो डिवीजन के बाद n/2 बन जाओगे, ठीक है। यहाँ पे तुम मात खा जाओगे, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है n से n/2 ये हो ही नहीं सकती। यानी कि हद से हद जो हो सकता है वो है एक डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना। एक हैप्लॉइड को और छोटा नहीं कर सकते। अगर तुमने अपने बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम को और आधा कर दिया, 23 क्रोमोसोम्स को भी आधा कर दिया, सो यू विल लूज अप मैनी ऑफ द जीन्स, और उन जीन्स के लॉस होने की वजह से क्या पता बॉडी का कौन सा पार्ट गायब हो जाए या कौन सा पार्ट म्यूटेटेड हो जाए, यू नेवर नो, ठीक है। सो n से n/2 कंडीशन नहीं हो सकती। व्हाट वी कैन डू एट मैक्स इज 2n से n कंडीशन दैट कैन बी अचीव बाय योर मियोसिस, ठीक। अब यहां क्या होता है, यहां ध्यान देना, एक सेल होगा, ठीक है। इस सेल में हमारे पास ऐसी कंडीशन है, ये फुली रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स वाला सेल है, ठीक। अब ये जब मियोसिस करेगा तो ये डिवीजन करके ऐसे बनाएगा, एक क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मियोसिस 1। अब ये आगे और डिवाइड कर सकता है, ये आगे डिवाइड करेगा, ऐसे ही ये आगे डिवाइड करेगा, तो यहां 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। अब क्या हो सकता है? अब यहाँ पे क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हो सकता है ताकि एक सेल के पास एक क्रोमैटिड आर्म आए, ठीक है। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लूं तो यहां पर कंडीशन क्या है? 2n और 4c, ठीक है। कर क्या रहे हैं हम? मियोसिस 1। मियोसिस 1 का रिजल्ट क्या हुआ? ये क्या है? n, लेकिन क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट 2c। ये क्या है? n,
लेकिन डीएनए कंटेंट 2C। इसके बाद तुम थोड़ा सा रेस्ट लोगे, तुम यानी कि सेल, उस रेस्ट को भी एक नाम दिया जाता है, ये रेस्ट है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस मतलब रेस्ट। तुमने अभी अभी डिवीजन किया, तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो और रेस्ट के बाद नई जर्नी स्टार्ट करो। और ये नई जर्नी किसके लिए है? मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 2 के बाद ये सारे के सारे एन है, एन 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 एन, लेकिन डीएनए कंटेंट सब में कितना है? 1, यानी कि एन कॉमा सी एन कॉमा सी एन कॉमा सी एन कॉमा सी। ये मेरी तरह स्मूथली तुमसे सारी चीज़ें तब हो सकेंगी जब तुम्हें कंसेप्चुअल नॉलेज होगी। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, किसमें एन बनाऊं, किसमें 2C बनाऊं, किसमें 4C बनाऊं, किसमें नॉर्मल बनाऊं, क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आएगा। सो यू नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेसिकली इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो उस चीज़ को ध्यान से समझना। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 2 में क्या होता है, एंड थिंग्स विल बी वेरी मच सिंपलर। दूसरी चीज तो यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पर मियोसिस 1 से पहले एक इंटरफेस जरूर होता है, लेकिन मियोसिस 1 के कंप्लीट होने के बाद कोई इंटरफेस नहीं होता। मीन्स वंस यू बिगिन विथ योर मियोसिस, एक ही बार इंटरफेस होगा, उसके बाद इंटरफेस नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस है, काइनेसिस मतलब डिविजन एंड इंटर मतलब 2 डिविजन के बीच की स्टेज। ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जरूर आएगा, लेकिन यहाँ सिंपल रेस्ट होगा, शॉर्ट लिव स्टेज होती है, एकदम बस रेस्ट करो, कुछ नहीं करना होता। ठीक है, नो प्रिपरेशन। समझ में आया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मियोसिस 1। मियोसिस 1 ही है यहाँ पे जो कुछ भी है। मियोसिस 2 इज सिंपली डिटो टू कॉपी ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन माइटोसिस। ठीक है, तो पहले मियोसिस 1 को डील करते हैं। मियोसिस 1। अब जैसे वहाँ होता था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी रिपीटेशन में होंगी। बस अगर मियोसिस 1 की स्टेजेस बोल रहे हो तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 ऐसे बोलोगे। अगर मियोसिस 2 की स्टेजेस बोल रहे हो तो मेटाफेज 2, एनाफेज 2, इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो मियोसिस 1 कर रहे हैं हम, और मियोसिस 1 में भी जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज प्रोफेज 1। ठीक है, अब प्रोफेज 1 अपने आप में एक बहुत ही बड़ी स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज के 5 सब टाइप्स होते हैं। नीच में क्वेश्चन कई तरीके से आता है, या तो क्वेश्चन उन 5 सब टाइप के अंदर क्या हो रहा है उसके अंदर से आता है, या फिर कभी कभी वो सिंपल पूछ लेता है कि इसके बाद कौन सी स्टेज, इस तरीके से ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, तो ऑर्डर में तो अरेंज कर दोगे, आसान से हो जाता है, लेकिन दिक्कत आएगी जब क्वेश्चन उसके अंदर की डिटेलिंग से होगा। ठीक है, तो कैसे होगा? यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड हियर। ठीक है, सबसे पहले इनकी स्टेजेस के नाम लिखते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज इज योर लैप्टोटीन। फर्स्ट स्टेज है हमारी लैप्टोटीन। सेकेंड स्टेज है जाइगोटीन। थर्ड स्टेज है पेकाइटीन। नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन, और लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस। ठीक है, ये 5 सब स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 की। लेकिन मैम ये बताओ कि हमें ये पता है कि यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन, डिसअपियरेंस होता है ऑर्गेनेलीज का, तो वो यहाँ पे कब होगा? क्या किसी एक स्टेज के अंदर होगा, या इन स्टेज की शुरुआत में होगा, या स्टेज के एंड्स में होगा? सो कीप इट वेरी क्लियर, क्या कि डायकाइनेसिस खत्म होने के बाद यू विल हैव disappearance of ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज डिसअपियर होंगी जब तुम्हारा डायकाइनेसिस पिक्चर से क्लियर होगा। ठीक है, अब इन स्टेजेस को पढ़ेंगे डिटेल में, वेरी फोकस्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज विच इज योर लैप्टोटीन। ठीक है,
लैप्टोडीन कुछ नहीं है, लैप्टोडीन में तुम ऐसे समझो बस तुम्हें चीज़ों को लपेटना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें क्या है, तुम्हारा डीएनए जो तुम्हें क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना है। सो इन लैप्टोडीन यू जस्ट हैव टू स्टार्ट कंडेंसिंग योर डीएनए, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें ना पेयर में होंगी, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात चलेगी। मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स विल बी टुगेदर इन योर मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक सेल होगा, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस में क्या होगी, क्रोमोसोम्स की थिनिंग होगी, थिनिंग नहीं, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद लिख देती हूं मैं यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। लैप्टोडीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई है, नेक्स्ट स्टेज इज योर जाइगोटीन। ठीक है, अब जाइगोटीन से रिलेटेड जो टर्म्स एनसीईआरटी में लिए हुए हैं उन टर्म्स को हम पढ़ेंगे। क्या क्या टर्म्स है, एक तो वहां पे लिखा हुआ है साइनेप्सिस, है ना, एक वहां लिखा हुआ है टर्म बाइवेलेंट, एक टर्म वहां पे लिखा हुआ है टेट्राड। तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, इनको जरा ढंग से समझना। देखो हम है ना, मान लो अंदर का पोर्शन हम जूम इन करके पढ़ रहे हैं एक क्रोमोसोम के पेयर के साथ कि क्या होता है जाइगोटीन में। तो जाइगोटीन में क्या होगा, हमारे पास एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा, एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा। लेट्स मेक मैटरनल क्रोमोसोम विद द ब्लू वन, ये इनका सेंट्रोमियर, ये इनकी आर्म, ठीक है। एक ये दूसरा वाला, ये इसकी आर्म। ये मैं एक काम करती हूँ, स्ट्रेट स्ट्रेट बना देती हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये ऐसे, सिंपल। ऐसे एक एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। और एक ही नीचे अपने आप ही बन रहा है फालतू का, एक ये हो गया। इस तरीके से, ठीक। मान लो मैं मान के चल रही हूं कि ऑरेंज वाला क्रोमोसोम पैटर्नल है और ब्लू वाला क्रोमोसोम मैटर्नल है, ठीक है। तो साइनेप्सिस बेसिकली क्या होता है, साइनेप्सिस इज द पेयरिंग एंड एसोसिएशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं हमारे, इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स आता है जो इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जोड़ के रखता है, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है जो दोनों क्रोमोसोम्स को जोड़ता है। सो व्हाट इज साइनेप्सिस? द पेयरिंग एंड एसोसिएशन ऑफ homologous chromosomes through synaptonemal complex is called साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग जहां पे बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब जब भी मैं वर्ड बोलूंगी बच्चों बाइवेलेंट, तो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड व्हेनेवर यू यूज द टर्म टेट्राड देन यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमैटिड आर्म्स, ठीक है। जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ, दैट 1 क्रोमोसोम पेयर
is equals to 1 bivalent is equal to 1 tetrad. Important लाइन. एक क्रोमोसोम का पेयर एक बाइवेलेंट और एक टेट्राड के बराबर होता है, क्योंकि मैंने बोला था बाइवेलेंट में यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स, और टेट्राड में यू हैव टू काउंट 4 आर्म्स. ठीक है, यानी कि टेट्रा मतलब 4 क्रोमैटिड्स को मिला के बोला जाता है एक टेट्राड, 2 क्रोमोसोम्स को मिला के बोला जाता है 1 बाइवेलेंट, और इन्हीं चीज़ों को तरीके से तो रिप्रेजेंट किया जाता है क्रोमोसोम के पेयर को. सो दिस इज हाउ द थिंग्स गोज ऑन इन जाइगोटीन. ठीक है, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज थर्ड स्टेज, इट इज पेकाइटीन स्टेज. ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारे क्रोमोसोम की आर्म्स थी ये अपने आप के ऊपर क्या करेंगी, क्रॉसिंग ओवर करेंगी. कैसे होगा, थोड़ा सा समझो. ये मान लो ऐसे, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर कर रही है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ये जो क्रोमैटिड्स आपस में एक्सचेंज करी हैं दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होंगी, एक क्रोमोसोम की क्रोमैटिड्स. ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स की क्रोमैटिड्स हैं, तो दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये जो प्रोसेस है दिस इज क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर जिस पॉइंट पे हो रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. और ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है एट दिस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज कॉल्ड एज काइस्मेटा. लेकिन पिक्चर में अभी भी अब्बा जान मौजूद हैं, और वो अब्बा जान क्या है, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. यानी कि हो तो रहा है, क्रॉसिंग ओवर तो हो रही है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं हो पा रही. दूसरी बात, ये सारी चीजें एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस की वजह से होती है व्हिच इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेज एंजाइम. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो की पॉइंट्स हैं. वो की पॉइंट्स क्या हैं, पहली बात तो रिकॉम्बिनेज में कौन सी एंजाइम, पेकाइटिन में कौन सी एंजाइम यूज होती है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम. ठीक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होती है पेकाइटिन में. दूसरी बात, at recombination nodule crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous क्रोमोसोम्स. ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी. किस पॉइंट पे होगी, एट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पे. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज. ठीक है, अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई है बच्चों, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, नए नए जीन्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे. ये यहाँ से सेपरेशन होगा, आगे एक्सचेंज जब कंप्लीट हो जाएगा इन क्रोमैटिड आर्म्स का, तब नए कॉम्बिनेशन बनेंगे जीन्स के. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, सो एक्सचेंज ऑफ आर्म्स इज क्रॉसिंग over that
leads to new combination of genes called as recombination. क्या बोलते हैं इसको? रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है? ये हो गया रिकॉम्बिनेज हो गया, ये हो गया, हाँ एक्स, ये तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है काइज मेटा बोलते हैं इसे, काइज मेटा, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन क्या क्रॉसिंग ओवर को देखने के लिए जो बेस्ट साइट होगी वो पैकाइटिन होगी? सो द आंसर इज अ बिग नो, क्योंकि अभी भी पैकाइटिन में क्या है, तुम्हें दिख रहा है इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मौजूद है, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये बेस्ट स्टेज नहीं है। सो द बेस्ट स्टेज टू विजुअलाइज Guy's meta is डिप्लोटीन। क्या हो जाएगी? डिप्लोटीन। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद पैकाइटिन हो गया। पैकाइटिन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है हमारी? डिप्लोटीन। इट इज द फोर्थ स्टेज। अब डिप्लोटीन में क्या हो रहा है? जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो गायब हो जाएगा, यानी कि अब तुम अच्छे से देख पाओगे जो एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाएगा तो तुम अच्छे से देख पाओगे किसको? गाइस मेटा को देख पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो भी हमारे कुछ वर्टिब्रेट oocytes हैं जहाँ पर स्टेज को अरेस्ट रहना पड़ता है, मेजॉरिटी केसेस में वो डिप्लोटीन स्टेज में ही अरेस्टेड रहते हैं। सो इट इज द स्टेज oocytes of some vertebrates get arrested at डिप्लोटीन। सम वर्टिब्रेट्स जैसे कि एम्फीबियंस का oocyte है, ह्यूमंस का oocyte है, तो वो इस स्टेज पर अरेस्टेड रहता है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ बात, क्या है? डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस की जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन है वो क्या होती है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ गाइस मेटा। इंपॉर्टेंट, गाइस मेटा का टर्मिनलाइजेशन, यानी कि पूरी प्रोफेस करने के बाद अब तुम जो देखोगे ना, तुम्हारी आंखों के सामने जो नजारा होगा वो कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस। ध्यान से देखना, ठीक है। एक पेरेंट का क्रोमोसोम ये हुआ, और दूसरे पेरेंट का कुछ ऐसा हुआ। यहाँ इसका पेरेंट का पार्ट आ गया और यहाँ इस पेरेंट का पार्ट आ गया। दिख पा रहा है? ये थोड़ा सा नीचे हो रहा है ना, ऐसे। एक्सचेंज की वजह से क्रोमोसोमल पार्ट्स जो है एक्सचेंज हो चुके हैं। दिस इज व्हाट exactly happens and what is the real cause of so much variations
ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मियोसिस हमें गैमेट फॉर्मेशन में चाहिए होता है, गैमेट फॉर्मेशन यानी कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो एक तरीके से अगर तुम्हें कहीं पे भी वेरिएशंस क्रिएट करनी है, सो मियोसिस इज द मेजर रोल प्लेयर या गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, प्रोफेज हो गया। अब प्रोफेज के बाद तुम्हें आनी पड़ेंगी बाकी स्टेजेस की तरफ, विच इज योर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो उनको कवर करते हैं वही अपने कंपैरेटिव अकाउंट से। मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ठीक है, सेल बनेगा, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन है। अब मेटाफेज 1 में क्या होगा, अपोजिट पोल से निकालो स्पिंडल फाइबर्स। मैंने तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग में वार्न किया था कि मियोसिस में ना हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स को लेके चलना होगा। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या तिगड़मबाजी होती है, यहाँ कुछ ऐसा होता है कि हमारे 2 क्रोमोसोम्स पैरेलली लाई करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। तो यानी कि अब यहाँ पे कितनी मेटाफेजियल प्लेट बनेंगे, तो यहाँ पे 2 प्लेट्स बनेंगी, और यहाँ पे कितने होंगे 23, यहाँ कितने होंगे 23। थोड़ा सा इसको थिन करते हैं, यहाँ 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ 23 क्रोमोसोम्स। तो 46 क्रोमोसोम्स तो हैं, लेकिन जैसे कि नॉर्मल माइटोसिस के मेटाफेज में वो ऊपर नीचे अरेंज रहते थे, यहाँ आमने सामने अरेंज है। इस बार इनसे कितने स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, तो हर क्रोमोसोम से 1, लेकिन पोजीशन वही रहेगी काइनेटोकोर। आया समझ में? कुछ इस तरीके का नजारा होगा मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1 की बात करेंगे, यानी कि सेपरेशन होगा। क्या इस सेपरेशन में क्रोमैटिड्स का स्प्लिटिंग होगी? क्या सेंट्रोमियर टूटेगा? नहीं, क्योंकि इस बार अभी हमारे पास गुंजाइश है केवल क्रोमोसोम्स को खींचने की। तो फाइनली स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ध्यान देना। ये अपने सेंट्रियोल्स, और हमने कितना 1 2 3 4 5 बनाया ना, तो 5 बना के दिखाते हैं। 5 स्पिंडल फाइबर्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस बार 4 आर्म्स दिखेंगी। तब तक तुम लोग सोचो कि एनाफेज में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे। थिंक एंड आंसर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनाफेज 1। नो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। ध्यान रखने वाली बात है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, यानी कि सेंट्रोमियर 46 से 92 नहीं बना है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर का भी फिक्स हो जाएंगे 46। दिस इंप्लाइज 46 क्रोमोसोम्स
क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये लेकिन याद रखना, ये मैंने इधर ब्लू से बनाने थे, ये ब्लू से है। क्योंकि तो मैटरनल पैटर्नल से हमने डिवीजन किया था ना, इस वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं टेलोफेज की। तो टेलोफेज में क्या होता था, प्रोफेज का उल्टा होता था। तो ये हमारे न्यूक्लियर एनवेलप आ गए, फिर डिटैंगलिंग होगी, तो एक तरफ हमारे ये वाले क्रोमोसोम्स और एक तरफ ब्लू वाले क्रोमोसोम्स। आया समझ में, ठीक है। अब फाइनली क्या होगा, जब इसका साइटोकाइनेसिस होगा, जब इनका साइटोकाइनेसिस होगा, तो हमें कितने सेल्स मिलेंगे, हमें मिलेंगे 2 सेल्स, वी विल गेट 2 सेल्स। ठीक है, इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं, इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं। इसके न्यूक्लियस में ये वाले क्रोमोसोम्स आएंगे, कितने कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 46 या 23? 23, क्योंकि 23 इधर अरेंज थे, 23 इधर हो जाएंगे, 23 इधर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 23, और ये वाले कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स। लेकिन इनकी शेप कैसी होगी, शेप कैसी होगी, अंदर ही बना देती हूँ, ऐसे होंगे कुछ, ऐसे 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 ऐसे, है ना। कितने क्रोमोसोम्स, 23। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, कितने क्रोमोसोम्स, 23। तो यहाँ पर एन और सी के टर्म में बोलो, एन कितना हुआ, एन हो गया क्योंकि हाफ हो गया क्रोमोसोम का नंबर, और सी का कंटेंट कितना हो गया, 2c। सो दिस इज एन 2c, दिस इज एन 2c। क्या अभी भी गुंजाइश है कि और कुछ रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि भाई रिडक्शनल डिवीजन है तो रिडक्शन पे ही हम फोकस करेंगे ना। तो अभी तुम क्या रिड्यूस कर सकते हो, डीएनए के अमाउंट को। तो ये जो 2 सेल्स बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डायट ऑफ सेल्स, डायट ऑफ सेल्स, 2 सेल्स बन रहे हैं इसलिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मियोसिस 1 के भी अलग अलग स्टेजेस में। अब हम बात करते हैं मियोसिस 2 की, लेकिन मैंने तुम्हें अभी बताया था कि मियोसिस 1 के बाद और मियोसिस 2 से पहले एक रेस्टिंग स्टेज आती है, विच इज इंटरकाइनेसिस, जो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है और उसमें कोई भी अलग अलग चीज़ नहीं होती, सब कुछ सेम, मतलब सब कुछ इंटरफेस जैसा नहीं होता, सिंपली तुम्हें रेस्ट करना है, बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, यू हैव इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एनर्जी इन प्रोफेज 1 वाली स्टेज में, ठीक है। तो हमें वो कुछ नहीं करना, तो गैप होगा, गैप के बाद हमारी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेज विच इज योर मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 के भी अलग अलग स्टेजेस थी, है ना। तो एक बार फटाफट से कर लेते हैं और तुम्हारे लिए अब चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, अरे अरे यार, टेलोफेज 1, ठीक है। अब फटाफट देखो, तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि तुम्हें शुरुआत कितने क्रोमोसोम्स के नंबर से करनी है, 46 से या 23 से। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ठीक है। सबका 2 2 करना है। तो अब तुम्हें क्रोमोसोम नंबर स्टार्ट कितने से करना है, 23 से, ठीक है। और दूसरी बात कि जो कार्यवाही इस वाले सेल के साथ चलेगी, डिट्टो वही कंसेप्ट इस वाले सेल के साथ ही चलेंगे। तो एक के साथ करके देख लेते हैं, बाकी जो भी होगा वो दूसरे के साथ हूबहू होगा, ठीक है। तो चलो हम बात कर रहे हैं ऑरेंज वाले सेल की,
ऑरेंज वाले क्रोमोसोम्स की। तो स्टार्टिंग में तो क्या हो जाएगा, इनका कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर एनवेलप बना दो बाहर टूटा टूटा सा, ठीक है। और क्या बनाने हैं, सेंट्रियोल्स बनाने हैं और छोटे छोटे एस्ट्रल रेस। लेकिन याद रखना कि ये मियोटिक स्पिंडल अपैरेटस है, नॉट माइटोटिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट 23 क्रोमोसोम्स वैसे ही है, 23 हैं, ऑड हैं, तो तुम मेटाफेज में इसको आमने सामने अरेंज नहीं कर सकते, तुम्हें वैसे ही अरेंज करना है जैसे हम माइटोसिस में करते थे। सो ऑल दीज 23 chromosomes will get arranged in a single line, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करते करते कितने अरेंज हो जाएंगे, 23, ठीक है। साइड से हमारा निकला स्पिंडल अपैरेटस। इस बार एक क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे, 2, क्योंकि दोनों ही इसके काइनेटोकोर्स फ्री हैं टू गेट अटैच्ड। तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद एनाफेज। अब क्रोमेटिड स्प्लिटिंग करनी, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। सेंट्रोमियर बना देती हूँ यहाँ पे, ये रहा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास क्रोमोसोम पेयर में तो बचे ही नहीं है। सो यू हैव टू स्प्लिट योर सेंट्रोमियर ताकि क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हो सके। सो इन नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। सेंट्रोमियर, अगर सेंट्रोमियर टूटा है बच्चों, तो क्या क्रोमोसोम्स के नंबर में बदलाव आएगा, मैम बिल्कुल आएगा। जैसे माइटोसिस में हुआ था डिट्टो वैसे हो जाएगा। अब सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हुई है, क्रोमैटिड सेपरेशन हुआ है, लिख देती हूँ मैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट, ठीक है। क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हुआ है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब कितने हो जाएंगे, अब 23 का डबल होगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स। दिस इंप्लाइज 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। फाइनली आगे हमारी चीलोफेज। चीलोफेज में क्या होगा, अपोजिट पोल पे आ जाएंगे, सारी चीजें वापस से रिफॉर्म हो जाएंगी। इस बार 23 क्रोमोसोम्स यहाँ आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ आएंगे, ठीक है। क्या होगा आगे, आगे क्या होगा, हमने शुरुआत किसके साथ करी थी, हमने शुरुआत करी थी डायट ऑफ सेल के साथ, यानी कि हमने स्टार्टिंग में लिया था डायट ऑफ सेल। एक ये सेल लिया था, एक ये सेल लिया था, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसमें ऑरेंज वाले 23 क्रोमोसोम्स लिए थे और इसमें ब्लू वाले 23 क्रोमोसोम्स लिए थे। इनका आगे मियोसिस 2 बनाएंगे, इनका भी आगे मियोसिस 2 कराएंगे, ठीक है। अब यहां पे सेल्स बनेंगे 2, इसकी मियोसिस, ऐसे ही यहाँ पे बनेंगे 2 इसकी मियोसिस से, ठीक है। लेकिन हमने अभी देखा बच्चों कि क्रोमैटिड सेपरेशन हुआ है, ना कि क्रोमोसोमल सेपरेशन, यानी कि अब जो फाइनली सेल्स बनेंगे उनके पास क्रोमैटिड्स रिसीव होंगी, क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स, सिंगल सिंगल, है ना, ऐसे यहाँ पर
लेकिन नंबर कितना होगा 23, यहाँ पर कितना होगा 23, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ भी ऐसे सिंगल सिंगल, इनका नंबर कितना होगा 23, इनका नंबर कितना होगा 23, यानी कि n और 2n उसके टर्म में बात करें तो ये n होगा लेकिन c होगा, क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, n c, और फाइनली ये डायड ऑफ सेल्स से क्या नाम दिया जाएगा अब इसको, टेट्राड ऑफ सेल, ठीक है, क्या नाम देंगे इसको, टेट्राड ऑफ सेल। तो ये है वो तरीका जिससे हमारी मियोसिस पूरी कवर अप हुई, ठीक है। हमने कहाँ से शुरू किया था मियोसिस को, वी स्टार्टेड विद दिस डायग्राम। यहाँ तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं क्रोमोसोम कंटेंट में या डीएनए के कंटेंट में थ्रू बिगनिंग से लेकर के एंडिंग तक, एंड हाउ इज इंटरकाइनेसिस डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेस, कितनी बार इसमें इंटरफेस होगी ये भी मैं पता चल चुका है। दूसरा, प्रोफेज 1 की अलग अलग स्टेजेस, सबसे बड़ी स्टेजेस में प्रोफेज 1 होती है, फिर हमने देखा लैप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर पिकाइटीन, फिर डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, और उसके बाद कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 करने के बाद वी गॉट द डायड ऑफ सेल, डायड ऑफ सेल के ऊपर हमने फिर से मियोसिस 2 अप्लाई किया, विच इज बिल्कुल डिट्टो टू कॉपी है किसकी, माइटोसिस की। यानी कि मियोसिस में भी अगर मुझे इक्वेशनल डिवीजन किसी को नाम देना पड़े तो उसको हम किसको नाम देंगे, मियोसिस 2 को, क्योंकि प्लॉइडी सेम रहती है, एन से एन ही रहता है सेल, ठीक है। तो हमने जब डायड ऑफ सेल्स के साथ मियोसिस 2 करवाई तो हमारी प्लॉइडी सेम रही थी 23, तो इस तरीके से हमें टेट्राड ऑफ सेल बनता है। यानी कि अगर तुमसे कोई सिग्निफिकेंस में पूछे कि अगर तुम्हें जेनेटिक वेरिएशंस लानी है, इवोल्यूशन में काम करना है, इवोल्यूशन वेरिएशन अलग अलग कॉम्बिनेशन, अगर ऐसा कुछ टर्म्स आ जाए तो आंख बंद करके मियोसिस लगाना, क्योंकि उसका रीजन क्या है, पेकाइटिन स्टेज में होने वाला रिकॉम्बिनेशन। और अगर तुमसे नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात के पीछे का डिवीजन पूछे तो आंसर विल ऑलवेज बी द माइटोसिस। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड वेरी क्लियरली, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें मियोसिस, माइटोसिस, ये पूरा जो सेल साइकिल वाला चैप्टर है वो समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया होगा सो गिव अ स्माइल, ठीक है। उसके बाद अगर तुम चाहोगे तो आई विल ब्रिंग सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, भले नीड मोस्ट लेवल का ना है, लेकिन एक बार जब तुम कर लोगे ना तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। इट गिव्स सो मच प्लेजर व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। सो आई विल ब्रिंग अ सेपरेट सेशन फॉर दिस इफ यू वांट, सो यू हैव टू मेंशन द कमेंट सेशन फॉर दैट, क्योंकि हम मेहनत तभी करेंगे जब तुम मेहनत करने को तैयार हो, ठीक है। सो एक बार पढ़ लेना, कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेना, एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेना, एंड थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर फॉर you. So this was all for cell cycle and cell division. We'll meet you soon with the next videos of upcoming chapters. Till then, take care. Bye bye. See you soon.